देखो, हम लोग हैजार्ड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। हैजार्ड्स के बारे में बताए थे तुम लोगों को, क्या चीज़, डिफिनीशन वगैरह सब, कि कोई हैजार्ड क्या होता है बताओ। हाँ, लेबोरेटरी हैजार्ड पढ़ा दे, ठीक है ना। तो लैब में कोई भी मटेरियल, ठीक है ना, या इन्फेक्शियस मटेरियल हो या नॉर्मल, ठीक है, जो रखा हुआ है, जो हमको क्या करे, हार्म करे या इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करे, ठीक है, दोनों में से कोई एक भी काम करेगा तो उसको क्या बोल देंगे, लेबोरेटरी हैजार्ड। चूंकि लैब में रखा हुआ है इसीलिए उसको लेबोरेटरी हैजार्ड बोला जा रहा है, ठीक है। अब है, उसमें बताए थे बहुत सारा नाम सब, ठीक है, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, हैजार्ड फ्रॉम एक्सप्लोजन, वोलाटाइल्स, ठीक है, कंप्रेस्ड गैसेस, फायर हैजार्ड, रेडियोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है। तो उसी में एक है बायोलॉजिकल हैजार्ड, और लास्ट में एक दिन फायर हैजार्ड पढ़ेंगे, ठीक है। फायर हैजार्ड में चूंकि तीन दिन लगेगा, 2-3 दिन, ठीक है ना, बड़ा थोड़ा टॉपिक रहता है, इसलिए सोचे उसको लास्ट में पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो और कोई बात नहीं है, ठीक है। आज पढ़ रहे हैं क्या चीज़, बायोलॉजिकल हैजार्ड। और बायोलॉजिकल से नाम ही पता चल रहा है कि वैसा हैजार्ड, ठीक है ना, रिलेटेड टू बायो है, ठीक है, बायो मटेरियल, बायो मतलब जिसमें जीवित हो, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिमेन जिसमें क्या है, जो इन्फेक्शियस हो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहे, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमको बीमारी क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है, बहुत सारा बीमारी होता है, तो हमको बीमारी हुआ, नुकसान पहुंचा है, किससे, जो स्पेसिमेन लैब में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल मटेरियल है कि नहीं, स्पेसिमेन है कि नहीं, उसमें जिंदा है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब, तो जिसमें जिंदा है उसको क्या बोलते हैं, बायो बोलते हैं ना। बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी जिंदा है, जीव जंतु है, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वही है बायोलॉजिकल हैजार्ड का। वैसा स्पेसिमेन जो हमारे लैब में रखा हुआ है, जिससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है और वो मतलब जीवित भी हो, तो क्या होगा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रहेगा, जैसे यूरिन का स्पूटम, बहुत सारा सैंपल हो सकता है, सीमेन, CSF, ये सब, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंगस है, समझ में आ रहा है। उस सब से अगर मानो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हमको इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे मानो स्पूटम है, स्पूटम का हम लोग क्या करते हैं, स्टेन सब बनाते हैं, FVS या कल्चर करवाते हैं, तो मानो कल्चर, ड्यूरिंग कल्चर के समय, ठीक है, हम क्या किए, उससे संपर्क में आ गए, ठीक है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूरिन, स्टूल, ये सब कोई टेस्ट कर रहे हैं, क्या किसी भी माध्यम से उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें प्रेजेंट है वो हमारे शरीर में इंटर कर गया, ठीक है, और इंटर करेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन सब फैलाएगा, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे सब, उसी बायोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्शन हमको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, और वो चूंकि बायोलॉजिकल है, जीवित है, इसीलिए उसको क्या बोल दे रहा है, बायोलॉजिकल बोल दे रहा है, समझ में आया। उसी से नाम पड़ गया है बायोलॉजिकल हैजार्ड। कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को, या ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट सच एज हेपेटाइटिस बी वायरस एंड HIV कैन रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है। अब चूंकि हम तुमको बताए थे कि कोई भी लैब में आदमी क्या करता है, काम उम करता है, ठीक है, तो बताए थे कि क्या सबसे इन्फेक्शियस क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा भी कुछ अचूक होगा तुमसे, कोई इन्फेक्शियस मटेरियल आ गया जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस है, ठीक है, तो तुरंत तुमको अगर बैरियर सब नहीं रहेगा या तुम अच्छा सा प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करो, जो भी तुम्हारा PPE है, तुरंत तुमको हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने वाला है, और HIV भी होता है, ठीक है। तो जो भी हेपेटाइटिस बी वायरस से या HIV जो बीमारी सब है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी या HIV, ठीक है ना, ये इन्फेक्शन क्या होगा, तुरंत तुमको फैल सकता है, और कैसे फैलता है जनरली वो बता रहा है, ठीक है। लैब में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है ना, और HIV, ये दो बहुत कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और HIV बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मतलब फैलता है, ठीक है। तो किससे किससे फैल सकता है, तो पहले वो पहले बताया था ना कि हैजार्ड कैसे होता है, उसके बाद बचाव कैसे करेंगे, ठीक है। तो यही है कि हैजार्ड कैसे हो रहा था। हैजार्ड में कौन है, हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है। तो हमको इन्फेक्शन फैल रहा है, बीमारी हो रहा है, उसको क्या हैजार्ड बोलेंगे कि नहीं, तो वो कैसे कैसे हो रहा है पहले उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स पंचर फ्रॉम नीडल्स, तुमको बताया था कोई भी यूज नीडल्स है, मानो
और इन्फेक्टेड पर्सन का उससे हम मानो सैंपल निकाले हुए, समझ में आ रहा है। अगर वो प्रिक होगा तो क्या हो सकता है, हमको HIV या हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बताए थे कि कभी भी कवर लगाने का टेक्निक बताए थे कि उसको क्या करना, लगाकर उसके बाद ही ऐंठना है, ठीक है, ऐसे करके नहीं करना है, ठीक है। इसको करने से क्या होगा कि अगर मानो कैप में नहीं गया तो हाथ में भूख सकता है, ये सब बताए थे टेक्निक सब। उसके बाद ग्लव्स वगैरह हमेशा यूज करना है, ठीक है, तो उससे ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, तुमको नीडल से बच सकता है। उसके बाद हमेशा बताए थे कि व्हाइट कलर कंटेनर में जब भी नीडल यूज कर क्या करना है, जो भी प्लास्टिक कंटेनर है, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड रहता है वो, उसी में रखना है, पंचर प्रूफ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक में रख दिया, पता चला उसको भोग के बाहर निकल गया, गया छूना, तुमको भी लग गया, ठीक है ना। तो वो सब खैर प्रिकॉशंस में बताएंगे। तो पहले बता रहे हैं कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले एक्सीडेंटल पंचर फ्रॉम नीडल। एक्सीडेंटल पंचर मतलब क्या होता है कि तुम जानबूझ कर नहीं, समझ में आ रहा है, गलती से, जैसे मानो कि इसको लगा रहा है, तुमको हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही कर करके मतलब किसी भी माध्यम से अगर तुमको पंचर हो गया, ठीक है ना, हो गया तो क्या होगा, HIV और हेपेटाइटिस बी का तुमको खतरा बना रहा है, ठीक है, इससे हो सकता है। दूसरा, स्प्रेइंग ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल बाय नीडल बाय सिरिंज एंड स्पिलेज ऑन द बेंच टॉप। तुमको बताए थे कि बेंच टॉप को देखो, कोई भी मटेरियल स्पेसिमेन ले रहे हैं, ब्लड सैंपल मानो ले रहे हैं या कोई भी स्पेसिमेन, तो तुम लोग को बताया था क्या चीज़, प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है, ग्लव्स वगैरह पहन कर। बोले थे ब्लड व्लड इधर उधर छीटना नहीं है, वर्क बेंच पर काम कर रहे तो उस पर भी स्पिलेज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो बताया था हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ये सब डालकर क्या करना है, साफ सुथरा कर देना है, ठीक है। क्यों साफ सुथरा करना है, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो हाइपोक्लोराइड एज ए डिसइंफेक्टेंट, वो क्या करेगा, उसको तुरंत मार देगा, ठीक है ना। था ना डिसइंफेक्टेंट में किल करता था या इनहिबिट करता था, तो जैसे ही किल या इनहिबिट करेगा तो क्या होगा बताओ, हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं, और उसके बाद उठा के उसको क्लियर कर देंगे। वही अगर मानो कि तुम अगर काम कर रहे हो, ठीक है, और क्या हुआ, मानो जिस बेंच पे काम कर रहे हो ना, वर्किंग बेंच पे, उस पर अगर गिर गया या नीडल उडल से मानो कि कहीं लग गया, ठीक है, या उससे क्या हुआ, कोई मानो खींचा ऐसे दाब दिया, अरे समझ में आ रहा है। अगर इस सब में भी अगर मानो कि इन्फेक्शियस मटेरियल है, ठीक है, इन्फेक्शियस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो तुरंत तुमको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है ना। तो उस सबसे क्या करना है, बच कर रहना है। तो वहीं लिख रहा है कि स्प्रेइंग ऑफ, ठीक है, मतलब मानो कि सिरिंज में अगर तुम ब्लड लिया है या कोई भी स्पेसिमेन लिया है तो उसको छीटना नहीं है, ठीक है ना। जैसे सैंपल लिया जिस कंटेनर में रखना उसको रख देना है। या काम करते वक्त तुमको क्या हुआ, मानो वर्किंग बेंच पे क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, उस पर गिर गया, ठीक है ना, स्पिलेज हो गया, तो उसको क्या करना, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन वगैरह डालकर क्या करना, तुरंत साफ सुथरा करना है, ठीक है ना, वहाँ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, फिर तुमको HIV या HIV या हेपेटाइटिस भी क्या हो सकता है, फैल सकता है, समझ में आया। तीसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूज एक्सीडेंट। क्या है, सेंट्रीफ्यूज एक्सीडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, देखो लोग बहुत सारे गलती, हम लोग भी क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में क्या करते हैं, कोई भी सैंपल को, ब्लड वगैरह हो गया या कुछ भी को डालते हैं, ठीक है, रोटेट करवाते हैं, ठीक है, रोटेट करवा कर क्या करते हैं, सैंपल निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारा केस में अगर तुम प्रॉपर हैंडल नहीं करेगा, ठीक है ना, जैसे लगाना है, ट्यूब में रखा रहता है, ठीक है, गोल टाइप का मशीन रहता है जो नचता है खूब स्पीड में, अगर उसमें प्रॉपर एक्यूरेट तुम नहीं रखा, ठीक है, तो क्या होगा, और उसमें क्या होता है, वेट बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, एक इधर रखा तो एक इधर भी रखा, जैसे मानो कि देखो ऐसा मानो गोल रहता है तो एक यहाँ पर आएगा, ऐसे ऐसे करके, समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो मानो कि इसमें अगर तुम टेस्ट ट्यूब रखा, ठीक है ना, या सैंपल रखा उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहा है, तो इसमें भी उतना ही वेट का कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अगर इसमें डाला तो उसको ऐसे, तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। एक डालना होगा, एक यहाँ पर डालेगा तो यहाँ पर, या यहाँ डालेगा तो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। अब 6 है तो कोनो बात नहीं है, 6 बैलेंस है। अगर 4 रहेगा तो एक यहाँ पर डाला तो एक यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 डाल दिए, इधर 2 छोड़ दिए, ठीक है, तो वेट बैलेंस नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत स्पीड में नाचता है, ठीक है ना। 1000 RPM 1500 RPM, मतलब 1 मिनट में 1500 बार वो चक्कर मार देता है, समझ रहा है कितना स्पीड नाच रहा होगा। तो थोड़ा सा भी वेट डिसबैलेंस होगा तो क्या होगा, एक और भारी एक और हल्का, तो खट 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 आवाज़ करने लगता है, समझ में आ रहा है। आवाज़ क्या होगा, आवाज़ बहुत तेज करने लगेगा, ठीक है, या सैंपल क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा, समझ में आ रहा है।
और वहीं बैलेंस रहेगा तो क्या होगा, एक बार में पूरा गोल 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 नचेगा तो स्प्लिट होगा, नहीं होगा सैंपल। तो क्या होगा, अगर मानो कि वो उस टाइप की गलती कर दिए हैं, या मानो कि रखते समय मानो कि वो गिर गया हल्का सा सैंपल, तो ये क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज मशीन को भी क्या करना है, उसको डिसइंफेक्टेंट करना, पोछ पाछ के साफ सुथरा करना है, समझ में आ रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते, रखते हैं सैंपल, देखते नहीं रहा, ऐसा ही लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी मटेरियल इसमें थोड़ा सा भी अगर गिर जा रहा है सैंपल सब, तो उसको क्या करना, तुरंत साफ करना, ठीक है ना, क्योंकि यूरिन का भी सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेकेंड ईयर में बताएंगे यूरिन वगैरह का क्या होगा कि कास्ट क्रिस्टल या कुछ भी पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उसमें बहुत तेज में नचाया जाता है, और उसका नीचे वाला जो रहता है वही सब मटेरियल लिया जाता है, ठीक है ना, ऊपर वाला सुपरनेटेंट फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है माइक्रोस्कोपी करने के लिए, ठीक है। तो सब बताएंगे, तो सेंट्रीफ्यूज करने के लिए ब्लड कर सकते हो, ये कर सकते हो, और सब बहुत सारा केमिकल कर सकते हो, समझ में, केमिकल बोल रहे हैं, स्पेसिमेन कर सकते हो। तो मानो तरह तरह का स्पेसिमेन आ रहा था, तरह तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो रहेगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानो उसमें लग गया, या मानो कि छलका कोई स्पेसिमेन उसमें गिरा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बार बार हाथ लगाओगे, इधर करोगे, समझ में आ रहा है, तो क्या हो सकता है, तुमको इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसको भी क्या करना, साफ सुथरा रखना, नहीं तो इससे भी HIV और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। दूसरा, कट्स और स्क्रैचेस फ्रॉम द कंटामिनेटेड वेसल्स, ठीक है। अगर मानो कि कोई वेसल्स है जिसमें सैंपल रखे हुए, मानो टेस्ट ट्यूब है, उसमें यूरिन सैंपल रखे हुए हैं, ठीक है, या ब्लड है, वाइल वगैरह जिसमें मानो कि ब्लड सैंपल रखे हुए हैं, अगर मानो उससे क्या हो गया, टूट गया, उससे मानो नोचरा गया, होता है ना, नोचा जाता है सब, या मानो हल गया, तो उस सबसे भी क्या होगा, HIV और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। वहीं लिख रहा है कट लग गया, टेस्ट ट्यूब वगैरह क्या बताए थे, बोरोसिलिकेट ये सब का बड़ा हुआ रहता है, ग्लासवेयर सब रहता है ना, तो सबसे हाथ तो कट नहीं सकता है अगर फुट फाट गया तो, या मानो कि तुम हल गया, या लैब में गिर गया पैर पर, या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उससे भी हो सकता है। या स्क्रैचेस फ्रॉम कंटामिनेटेड, कोई भी कंटामिनेटेड वेसल से, कंटामिनेटेड मतलब जिसमें इन्फेक्शन हो, ठीक है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है, कंटामिनेटेड है, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा रखा हुआ था, तो उसमें रहेगा ना, तो वो क्या होगा, कंटामिनेटेड होगा। जब तक उसको साफ सुथरा स्टेरलाइज्ड या डिसइंफेक्टेड नहीं करते, तब तक वो कंटामिनेटेड, जैसे मानो थाली खाकर नहीं धोएगा तो गंदा नहीं रहेगा ना, वही बात है, ठीक है। तो मानो कोई सैंपल रख दिया, उसको धोया नहीं, पता चला धोते समय हाथ पे लग गया, स्क्रैच आ गया, कट आ गया, तो उससे भी क्या हो सकता है, HIV और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो इस सब माध्यम से क्या होगा बताओ, हेपेटाइटिस भी या HIV का जो है वो क्या होगा, फैल सकता है। समझ में आया, मतलब कोई लैब में स्पेसिमेन रखा हुआ है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, तो इतना मेथड से उसको HIV या हेपेटाइटिस बी का हैजार्ड, अब इन्फेक्शन है तो मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो हमारे लिए हैजार्ड ही हो गया ना। तो ये पहले बताएंगे तुमको कैसे इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है ना, HIV और हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। अब बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, ताकि क्या होगा, उससे हम लोग बच सके, ठीक है ना। कौन कौन सा प्रिकॉशंस लेंगे जिससे हम लोग वो बच सके, ठीक है ना। तो कौन कौन सा प्रिकॉशन है, तो सब में बताते चल रहे हैं, बताए ना कि कैसे फैलता है, या कैसे तुमको वो हजार्डस है, और कैसे उससे बचाव करना है। दो ही चीज़ हमको इम्पोर्टेंट है, उससे हमको कैसे बच कर रहना है, ठीक है, और उस अगर बच कर रहना है मतलब कैसे हो सकता है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे गाड़ी चला रहा है तो तुम किस किस माध्यम से गिर सकता है, ओवर स्पीड चलाएगा, किसी को ओवरटेक करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मानो कि ये ठोकर है उसको तड़पाने के बाद हो सकता है, कहीं पानी लगा हुआ वहाँ पे स्पीड में निकालेगा, मानो गड्ढा उड्ढा में गिर सकता है। तो ये हो गया कि तुमको बाइक से चोट कैसे कैसे लग सकता है। अब फिर आएगा कि तुम बचोगे कैसे, तो क्या होगा, जहाँ पानी लगा रहेगा स्लो कर लेंगे, ठीक है, ठोकर आएगा तो स्लो करेंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे, तो ये सब क्या होगा, प्रिकॉशन। अब वो हो गया कैसे कैसे चोट लग सकता है, समझ में आ रहा है। तो वहीं हम पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ा रहे हैं कोई भी हजार्ड का वो कैसे कैसे तुमको नुकसान कर सकता है, इंजरी कैसे कर सकता है, इन्फेक्शन कैसे फैला सकता है, और फिर बाद में तुमको बता रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेप या प्रिकॉशन लेंगे चूँकि उससे हमको बच सके, ठीक है ना, उससे इन्फेक्शन नहीं हो सके, ठीक है ना। तो सब में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। तो उसके वहीं है प्रिकॉशन टेकन वाइल हैंडलिंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को संभालते समय, ठीक है, या एनालिसिस करते समय, टेस्ट करते समय कौन कौन सा प्रिकॉशन लेंगे चूँकि वो हमको नहीं हो,
ठीक है ना। तो सबसे पहले में है नेवर परफॉर्म माउथ पिपेटिंग, ठीक है। मुंह से जब भी कोई भी स्पेसिमेन क्या होता है, खींचना उछना रहता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा करते हैं, जैसे क्या हो गया, हीमोग्लोबिन वाला हो गया, तो क्या करता है लोग माउथ पिपेटिंग करता है, ठीक है। तो उस सब में ब्लड व्लड मानो किसी भी पेशेंट का है, ठीक है, तो पेशेंट का ही ना करोगे हीमोग्लोबिन टेस्ट, या तुम कोई भी आदमी आएगा तो बताए थे कि कोई भी सैंपल या स्पेसिमेन लैब में आ रहा है उसको हमको पोटेंशियल हैजार्डस मानना है, ठीक है ना, उसको छूछा नहीं करना है, ठीक है, इन्फेक्शियस मानना है। तो वही है कि नेवर परफॉर्म माउथ पिपेटिंग ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल। कोई भी मटेरियल या कोई भी सैंपल आ रहा है, इन्फेक्शियस हो क्या नहीं हो, सबको माउथ पिपेटिंग नहीं करना है, ठीक है ना, भूल कर भी नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम तो जानता नहीं हो इन्फेक्शियस है कि नहीं है, ठीक है। तो वो माउथ पिपेटिंग कभी भी तुमको नहीं करना है, पहला पॉइंट। दूसरा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी ऑफर टू ऑल द लैब एम्प्लॉय। जितना भी लैब में एम्प्लॉय है, ठीक है ना, जो भी वर्कर है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट, जो भी लैब रिलेटेड आदमी है, ठीक है, कोई मानो सर सफाई करता है, कोई मानो कि कचरा तुम्हारा फेंकता है, तो उस सबको क्या करना है, कचरा फेंकने वाला को भी तुम्हारा लैब में वो भी तुम्हारा एक एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो उसको भी क्या करना है, हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन सब देना है। बताएं क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस यही होता है, ठीक है। तो देना, क्योंकि मानो कि वो साफ सफाई कर रहा है तो उसको नीडल प्रिक हो सकता है, ठीक है। मानो कि तुमको टेस्टिंग या स्लाइड सब धो रहा है तो उससे तो उसका हाथ कट सकता है, ठीक है। तो उसको भी बचाना है, जो भी साफ सफाई कर रहा है तुमको भी बचना है, जो पैथोलॉजिस्ट है मेन, मतलब जितना भी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड है, ठीक है, सबको क्या करना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले ही लेना चाहिए, खास करके लैब वाले लोग को, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन सच एज ग्लव्स, मास्क, प्रोटेक्टिव आई वियर्स। देखो जो भी प्रोटेक्टिव बैरियर है, बताएं पीपी है ना, तो ये क्या करना चाहिए, उसी को बोल रहा है बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। जितना भी पीपी तुमको पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे, ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स पढ़ाए थे ना, गाउन, फेस शील्ड, एप्रॉन, तो इस सबको क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग को टेस्ट कर रहे हैं, एनालिसिस या ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, हमेशा ये सबको क्या कराना चाहिए, पहने हुए रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बताए थे क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। और वो पहनने के बाद कैसे तुम बच सकते हो उससे, ठीक है, वो पहनने से क्या क्या कैसे तुमको प्रोटेक्ट करता है सब बताए थे। तो हमेशा ये पीपी क्या करना है, कभी भी अगर तुम पेशेंट से क्या हो ब्लड को ड्रॉप कर रहे हो, निकाल रहे हो, समझ में आ रहा है, या कोई भी स्पेसिमेन को हैंडल कर रहे हो, तो तुमको क्या करना है, पीपी किट्स, पीपी पहनना है, ठीक है ना। पीपी में क्या क्या बताए थे, ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन, गाउन, गॉगल्स, फेस शील्ड, गम बूट्स वगैरह, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या करना, हमेशा पहन कर रखना है, ताकि क्या है, हमको इन्फेक्शन नहीं लगे, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करना है, ध्यान देना है, समझ में आया। तो हमेशा बैरियर का प्रोटेक्शन का जो भी पीपी है उसका यूज करना है, ताकि स्पेसिमेन में और मेरे बीच में क्या है, एक बैरियर हो सके, ठीक है ना। तो वहीं लिख रहा है प्रोटेक्टिव बैरियर या बैरियर प्रोटेक्शन, समझ में आया। दूसरा में क्या है, वॉश हैंड्स व्हेन योर ग्लव्स आर चेंज। तुमको बताया था ग्लव्स पहनने से पहले भी हाथ धोना है अच्छे से, हाथ सुखाकर तब ग्लव्स पहनना है, और ग्लव्स निकालने के बाद भी क्या करना है, हाथ बढ़िया से धोकर सैनिटाइज करना, बताए थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हाथ को ग्लव्स पहनने से पहले भी, उसके बाद सुखाकर फिर ग्लव्स पहनना है, और ग्लव्स उतारने के बाद भी हाथ को क्या करना है, साबुन से धोना है और सैनिटाइज करना, बताए थे। तो वहीं लिखा हुआ अवॉइड रीयूजिंग ऑफ सिरिंजेस, ठीक है, अवॉइड रीयूजिंग ऑफ सिरिंजेस, क्या है, रीयूजिंग, ठीक है। आजकल जितना भी सिरिंजेस आ रहा है जो स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं, ठीक है, या सुई हुई देते हैं, सब क्या आ रहा है बताओ, डिस्पोजेबल आता है, वन यूज का आता है, एक बार यूज करो और उसको फेंको, लिखो फेंको वाला सिस्टम, ठीक है ना। कभी भी नहीं करना है कि एक पेशेंट का निकाले, पैसा बचाने के में उसी को उसकी क्या करे, दूसरा सैंपल निकाल रहे हैं उसी से, ठीक है, दूसरे आदमी से। इससे क्या होगा, उसको हेपेटाइटिस बी का, HIV का, एड्स का, ये सब का क्या है, खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि इसको मानो कि हमको इन्फेक्शन है किसी का, इससे उसी सैंपल से निकाल, उसी सिरिंज से निकाल लिया गया, इसको भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरा ब्लड मटेरियल तो लगा हुआ रहेगा, खींचेगा क्या कुछ भी करेगा तो उसमें लग ही जाएगा। तो इस सबसे क्या करना है बताओ,
बच कर आना, ठीक है। तो कभी भी निकालना या कभी ब्लड निकलवाने जाना था हमेशा उसको नया देखना, ठीक है ना। पैकेट भी फरा हुआ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सामने निकला हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो बोलना है भैया भैया नया लेकर आइए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो उससे क्या होगा बताओ, HIV का और हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी भी मानो कि कोई टेस्ट भी परफॉर्म करवाने जा रहा है या सुई लेना या बीमारी तुमको हो गया, ठीक है, या तुम किसी को ट्रीट कर रहे हो, तो ट्राई करना है हमेशा उसके सामने ही वो भी पैकेट भी फाड़ना है, ठीक है ना, ताकि उसको लगे कि नहीं ये नया है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है भ्रम में बैठ जाता है। अब मानो कि तुम पहले ही से फाड़ कर क्या चीज़ का यूज, उसमें मानो हो सकता है पानी यूज किया, कोई केमिकल निकाला होगा, ठीक है ना। तुम नहीं ना देखा है तो तुमको विश्वास नहीं होगा। तो डिस्पोजेबल मतलब होता है ये तुम्हारे सामने सब कुछ वो फाड़ उड़ कर मतलब यूज करेगा, तो तुम क्या होगा पेशेंट को संतुष्टि रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे वही मानो कि दाढ़ी वाड़ी बनाने जाता है तो ब्लेड पहले ही से लगाया रहेगा, तो तुम बोले ना भैया निकाल कर फेंकिए, भले वो नया भी रहेगा, ठीक है ना, तब भी तुम नहीं यूज करने दोगे, समझ में आ रहा है। वहीं क्या होगा सामने लगाएगा तो तुमको विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब वही है। कीप हैंड्स अवे फ्रॉम माउथ, ठीक है। अब क्या होगा कि तुम ग्लव्स पहने हुए हो, यार ग्लव्स नहीं भी पहने हुए सपोज, क्योंकि ग्लव्स तो पहना हुआ रहना चाहिए, अगर नहीं भी है तो मानो कोई स्पेसिमेन पकड़ रहा है, कुछ पकड़ रहा है, कुछ पकड़ रहा है, तो हाथ क्या होता है बहुत सारा इन्फेक्शियस मटेरियल का घर है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि लैब में हमेशा हाथ धोते रहना है, ठीक है ना। कोई भी सैंपल परफॉर्म का है, छू कर आया का कुछ ग्लव्स व्लव्स नहीं पहना, तुरंत ध्यान रखना है साबुन से हाथ धो लेना है, समझ में आ रहा है। दिन भर में बार बार हर एक घंटा 2 घंटा पर एक बार 2 बार क्या करना है हाथ धोते रहना है। क्योंकि क्या होगा कि लैब में क्या बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट छू रहा है, बहुत सारा बेंच वेंच पर काम कर रहा है, स्पेसिमेन छू रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा बताओ इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, चांसेस ज़्यादा है। तुम हाथ धोते रहोगे तो क्या होगा 2 4 5 बार या फिर हाथ धो लिया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा फिर हाथ धो लिया, ठीक है, उससे तुम बचा हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है। तो वही लिख रहा है कीप हैंड्स अवे फ्रॉम माउथ नोज एंड आईज, ठीक है। तो ग्लव्स व्लव्स भी पहना रहेगा, तो ग्लव्स व्लव्स से क्या है मोबाइल वोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहेगा मोबाइल पर चला जाएगा। अब फिर मानो जब ग्लव्स हटाकर फेंक देगा तो फिर भी तो मोबाइल यूज करेगा, तब हो सकता है, ठीक है। तो इस सबसे बचना है। उसके बाद क्या है ग्लव्स व्लव्स भी पहना रहेगा तो हाथ में क्या रहेगा बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ठीक है। तो उससे भी हाथ और मुँह कुछ नहीं छूना है, बताए थे ग्लव्स पहनने के बाद भी कुछ छूछा नहीं करना, जो काम है वो करो उसका ग्लव्स निकाल कर फेंक दो, ठीक है। तो ये सब देखना, तो इससे क्या होगा तुमको प्रोटेक्शन होगा। तो मानो कि माउथ में जाएगा तब इन्फेक्शन हो सकता है, नोज वोज के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चल जाएगा, आइज में चल जाएगा तो मानो इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है, रेडनेस आ सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। तो इस सबसे क्या होगा आदमी बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज स्पिल्स एंड स्पेटर्स। स्पिल्स मतलब वहीं गिर गया, स्पेशल मतलब छीटा, ठीक है, जो ब्लड व्लड का छीटा है, या मानो कि कोई केमिकल बोल रहा है बायोलॉजिकल स्पेशल, मानो यूरिन गिर गया, ब्लड गिर गया फ्लोर पे, या छीटा उटा मानो ले रहा है सिरिंज से भर रहे हैं छीटा मारवा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इस सबसे क्या करना है बचना है, क्यों, क्योंकि वो भी तो सैंपल है, मानो छीटा पड़ेगा तो 2 4 कम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो छीटा मारेगा तो वो सब बेंच उच फालतू का गंदा होगा, फिर से तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे क्या होगा आगे चल के नुकसान भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तो जो भी स्पिल्स मतलब जो भी स्पेसिमेन को गिर रहा है, ठीक है, या छीटा उटा लग रहा है, तो उस सबसे क्या करना बचा कर रखना, ठीक है ना। जो स्पेसिमेन जिस वाइल में रखना है, जिस कंटेनर में रखना है, उसको प्यार से अच्छे से सुरक्षित करके डालना है, ठीक है ना। ये ना कि आधा डाल रहा है आधा गिरा रहा है नीचे, ठीक है। तो इससे क्या होगा इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है, समझ में आया। नेवर लीव इन्फेक्शियस मटेरियल अनलेबल्ड। कोई भी सैंपल हम पर निकाल लिया या यूरिन आया, स्टूल आया, सीमेन, CSF, एसाइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, समझ में आ रहा है। कोई भी सैंपल तुम्हारे अगर लैब में आ रहा है तो उसको लेवल कर कर ही छोड़ना चाहिए कि पेशेंट का नाम क्या है, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन सा लैब से आया, मतलब जो भी उस पर लिखते हैं एज नेम एज सेक्स, सब समझ में आ रहा है। जो भी लिखा हुआ रहेगा तो उसको क्या करना है मिनिमम रजिस्ट्रेशन नंबर नाम तो लिख ही देना है, ठीक है ना, और उसका एज हो, इससे पता चलेगा कि क्या नाम है कि कौन सा। क्योंकि मानो कि 1 2 3 4 को आप रख दिया, चला गया 2 4 घंटा लैब के बाद पता नहीं चला कौन स्पेसिमेन किसका है, ठीक है। तो तुम टेस्ट कैसे करोगे, मानो कि मेरा ब्लड है, तुम्हारा मेरा इसका सब रखा हुआ है एक साथ, अब लेबलिंग किया ही नहीं है, तुम्हारा कौन है मेरा कौन है इसका कौन है, समझ में आ रहा है। तो टेस्ट परफॉर्म करने में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है,
ठीक है। तो कोई भी स्पेसिमेन आए तो सबसे पहले उसको क्या करना बताओ, अनलेबल्ड नहीं छोड़ना है, मतलब लेबल कर देना है, ठीक है ना। तो हम उल्टा लिखे है कि नेवर लिव इन्फेक्शियस, कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल स्पेसिमेन आता है तुम्हारे लैब में तो उसको अनलेबल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं खाली छोड़ दिए, उसको हमेशा लेबलिंग करके रखना है, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिकल ना बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल इटसेल्फ इज ए हैजार्ड बिकॉज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इज वेरी हाई। अब कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल आ रहा है, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया तो रहेगा ही। अब बैक्टीरिया का चूंकि संख्या ज़्यादा रहेगा, समझ में आ रहा है, तो खुद अपने आप में एक हैजार्ड है, क्योंकि छोटे सा सैंपल में या उस सैंपल में क्या होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तो खुद में तुमको हैजार्ड है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी उसके साथ मिस भी है, मतलब हैंडल अच्छा से नहीं किया है, ठीक है ना, इधर उधर रख दिया, तो क्या होगा, तुरंत तुमको नंबर ऑफ इन्फेक्शन तुमको कर सकता है, ठीक है। बहुत सारा इन्फेक्शियस डिजीज तुमको कर सकता है, इसीलिए क्या होगा, उसको हैंडल विथ केयर, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से उसको रखना है, लेबलिंग वबलिंग कर कर उसको छूछा नहीं करना है। तो वहीं बोल रहा है कि जो भी बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल है, ठीक है, जो बैक्टीरिया रिलेटेड सैंपल स्पेसिमेन मानो टेस्ट के लिए आ रहा है, इट सेल्फ इज हैजार्ड, वो खुद में अपने आप में क्या है, नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि छोटे से सैंपल में नंबर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया उसका क्या है, वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो तुमको इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है ना, इन्फेक्शन तुमको होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमेशा क्या करना बताओ, बच कर आना, ठीक है ना। तो ऐसा सैंपल को क्या करना है, बहुत केयर के साथ हैंडल करना है, ठीक है ना, उसको देख रेख बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना, बिना ग्लव्स मास्क वगैरह ये सब पहने छूछा नहीं करना है। नहीं तो उसमें बहुत सारा, एक छोटा सा सैंपल मानो ब्लड लिया, किसी को बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन है या पस लिया, क्या कुछ लिया, समझ में आ रहा है, तो हमको पता है कि इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, तो उसको हमेशा क्या करेंगे, मास्क ग्लव्स व्लव्स पहन कर जो चीज़ भी करना हुआ उसके साथ एनालिसिस या ब्लड टेस्ट कुछ भी करना है, ठीक है ना, पस वाला टेस्ट है या जेडन स्टैंडिंग ग्राम स्टैंडिंग कुछ भी करना है, तो हमेशा प्रिकॉशन प्रोटेक्शन या पीपी को यूज करके ही करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि छोटे से सैंपल में मेरा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ज़्यादा है, समझ में आया। कल्चर शुड बी पोर्ड स्लोली। अब मानो कि कोई ब्लड व्लड आया, ठीक है, ब्लड में बैक्टीरिया है, तो उसको क्या कराएंगे, कल्चर करवाएंगे। कल्चर मतलब बताया था क्या चीज़, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें खाना रहता है, उसको ग्रो करवाया जाता है कि कौन सा माइक्रो, जैसे मानो तुम्हारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया तो तुमको पता नहीं लग रहा है, तो तुम क्या करोगे, उसको कल्चर मीडिया पर ग्रो करवाओगे। ग्रो कराओगे जो नंबर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे क्या करेगा, खाओ कर तुरंत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे हम कॉलोनी का क्या करेंगे, स्टडी करके ना हम उसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्फेक्शन किए हुए था ब्लड में, समझ में आया। वैसा ही फंगस का करते हैं, वैसा ही बहुत सारा बैक्टीरिया का करते हैं, ठीक है। टीबी ओबी का भी सब कल्चर, ये सब कल्चर सब कराया जाता है माइक्रो बैक्टीरियम का, समझ में आया। इन्फ्लुएंजा का सब बैक्टीरिया, डिप्थीरिया, जितना बैक्टीरिया लगभग सबका क्या किया जाता है, कल्चर करवाया जाता है। मतलब कोई भी सैंपल से लेकर उसको कल्चर प्लेट में रख देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रख देते हैं 1-2 दिन के लिए, ठीक है। सब बैक्टीरिया का अलग अलग, कोई 5 घंटा में हो जाता है, कोई 10 घंटा, कोई 20 घंटा, कोई 7 दिन लगाता है, कोई 14 दिन भी लगाता है, समझ में आ रहा है। डिपेंड्स ऑन द उसका ग्रोथ का रेट क्या है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी सैंपल आया, माना ब्लड सैंपल हमको कल्चर में डालना है, ठीक है, तो उसको क्या करना, हमेशा धीरे धीरे पोर करना, ही ना कि ऐसे करके एक बार डाल देते, क्या होगा, छलक लग जाएगा, इधर उधर स्पेटर हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो उसको क्या करना, हमेशा धीरे धीरे स्लोली करना है। तो वही है कि कल्चर जब भी लगाना है तो उसको क्या करना है, धीरे धीरे पोर करना। अगर कोई लिक्विड वाला है, ठीक है, सैंपल, तो उसको स्लोली, जैसे यूरिन भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे, स्लोली पोर करेंगे। केयरलेस हैंडलिंग ऑफ कल्चर कैन बी हैजार्डस टू द लैब पर्सनल, ठीक है। जो भी लैब में यूज या पर्सन है या एम्प्लॉय है, अगर उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा है तो उसको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है कि बैक्टीरियल लूप शुड बी हीटेड फ्रॉम द फार क्या है, एंड ऑफ द लूप। अब तुमको बताया था कि जो भी ऐसे लूप होता है ना, नाइक्रोम लूप ये सब बताया था, प्लेटिनम लूप ये सब, तो हमेशा यहाँ से इसको हीट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सैंपल इससे इतना दूर से निकालेंगे ना, तो इधर से क्या करेंगे, इतना दूर उसको क्या करेंगे, रेड हॉट करेंगे, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि इधर कर लेंगे इधर छोड़ देंगे, क्योंकि इधर ना लगा है बैक्टीरिया,
तो वही लिख रहा है कि बैक्टीरियल लूप शुड बी हीटेड फ्रॉम द फार एंड ऑफ द लूप, लूप्स मस्ट बी कूल्ड बिफोर टचिंग इंक्लूजन। बताया था कि उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। अगर तुम ठंडा नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया में डालोगे बैक्टीरिया मर जाएगा, समझ में आ रहा है। सैंपल में डालोगे, उसको सैंपल उठाकर कल्चर प्लेट में लगाने के लिए, मानो कि ये बॉक्स सैंपल है, ठीक है, और इसको कल्चर प्लेट में डालना है, तो अगर मानो कि हीट चीज़ डाल देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो ग्रोथ क्या करेगा, समझ में आ रहा है। तो इससे ही क्या होगा, नुकसान हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो यही है, बोलो समझ में आया। तो ये सब है क्या चीज़ बताओ, बायोलॉजिकल हैजार्ड, कैसे कैसे तुमको हेल्प कर सकता है, तुमको हैजार्ड कैसे, इन्फेक्शन कैसे दे सकता है, हैजार्ड तुमको इंजरी कैसे कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद है कि कौन कौन सा प्रिकॉशन लोगे तो क्या होगा, तुम बच सकते हो, ठीक है ना। तो बचने के लिए बहुत सारा बताएं, ठीक है ना। तो इसको क्या करना, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, सब लिख लेना। और जो जो बताएं तो ये सब चीज़ प्रैक्टिकल का चीज़ है, ठीक है ना। जब भी तुम लैब में काम करने जाना है तो ये सबको ध्यान रखना है। लोग सोचते हैं ये तो छोटा ही है, क्या होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हल्का ही से तो ब्लड लगा है, ब्लड तो है, कुछ थोड़ी ना होगा, ये सब नहीं सोचना। बताएं कोई भी सैंपल, ठीक है, जो तुम्हारा लैब में आ रहा है, यूरिन, स्टूल, सीमेंस, ये सब कुछ भी का सैंपल हो, हेल्दी हो अनहेल्दी हो, कोई भी पेशेंट हो, उससे हमको मतलब नहीं है। उसका ब्लड टच या कोई भी यूरिन, स्टूल का कुछ भी का सैंपल हाथ से टच नहीं करना, बिना ग्लव्स, प्रोटेक्शन, गोगल्स वगैरह बिना लगाए वो सब छूछा नहीं करना, ठीक है। तो ये सब रख लेना, माउथ पिपेटिंग नहीं करना है, वैक्सीन हमेशा पी लेना है, उसके बाद बैरियर प्रोटेक्शन लगा लेना है, हाथ हमेशा धोते रहना है, ठीक है। ग्लव्स पहनने से पहले, ग्लव्स पहनने के बाद ऐसे भी क्या करना है, एक एक दो घंटा पे अगर मानो ग्लव्स नहीं पहना तो हाथ धोते रहना, ठीक है। स्पिल्स और स्पेटर्स को क्या करना, मिनिमाइज करना, नेवर लीव इन्फेक्शियस और लेवल्ड, ठीक है। कोई भी अगर मानो कि सैंपल आ रहा है तो उसको बिना बताओ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर बिना रखे यूज रखना नहीं है। कल्चर वल्चर को क्या करना, हमेशा स्लोली पोर करना है, उसके बाद केयरलेस हैंडल नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा कोई भी लिक्विड है अगर कल्चर मीडिया में पोर करना है तो धीरे धीरे, ठीक है ना, ताकि वो बाहर गिरे और नहीं, ठीक है ना। स्पेटर नहीं करे, छलके नहीं, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वर्किंग बेंच पे गिरेगा, ठीक है, या नीचे गिरे तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैला सकता है, क्योंकि जो भी मानो कि क्या है, बोलो, हाँ ठीक है, हेलो।